माँ ये देखो, ये साड़ी कैसी रहेगी, मुझ पर ये रंग खिलेगा और मैं शादी का लहंगा भी लाल रंग का ही लूंगी। अंकिता ने खुश होकर कहा और लहंगा देखने लगी। कुछ दिनों बाद अंकिता की शादी है तो वो शॉपिंग में लगी हुई थी। काफी देर बाद उसने एक सुंदर सा चटक लाल रंग का लहंगा पसंद कर लिया। मीना जी अपनी बेटी की खुशी देखकर मन ही मन उसे बहुत दुआएं दे रही थी। तुझ पर तो सब अच्छा लगता है, तू कोई सा भी रंग ले ले, लेकिन तू अपनी शादी की शॉपिंग में मुझे क्यों लेकर आ गई है? किसी रिश्तेदार ने देख लिया तो बातें बन जाएगी। फिर यहाँ से थोड़ी दूर पर ही तेरे फूफा जी की दुकान है, उनकी नजर मुझ पर पड़ गई तो घर में कलह मचाएगी। अंकिता, तूने लहंगा पसंद कर लिया है, ये ले पैसे, तू हिसाब करके आ जाना, मैं तो घर जा रही हूँ। मीना जी एक झटके में निकल गई। सामने सब्जी की कुछ दुकानें थी तो वहां से सब्जियां लेकर घर की ओर निकल गई। घर पहुंचते ही सास ने सवालों की बौछार लगा दी। आ गई, सब्जी लेने में इतना समय लगता है, अब कब सब्जियां काटेगी और कब बनाएगी? चल पहले मेरे लिए चाय बना दे, फिर खाना बना लेना। अच्छा एक बात तो बता, ये अंकिता अभी तक क्यों नहीं आई है? माँ जी, वो शादी का लहंगा लेने गई है, उसकी सहेली को लेकर गई है, साथ में उसकी बड़ी बहन भी है, मैं तो बस सब्जियां लेकर आ गई हूँ। मीना जी ने बिना मांगे सफाई देना शुरू कर दिया और वो रसोई में चली गई, जहां बरसों से उसकी जगह बनी हुई है। मीना जी को लगता था कि यह रसोई ही उसका असली घर है। थोड़ी देर बाद अंकिता आती है। मम्मी, आप मुझे साथ लिए बिना क्यों आ गई? आपने लहंगा अच्छे से देखा भी नहीं और उसे छुआ भी नहीं। धीरे बोल, मीना जी ने उसे चुप कराते हुए कहा। अरे तेरी दादी सुन लेगी तो घर में कोहराम मचाएगा, उन्हें पता लग जाएगा कि मैं तेरे साथ थी तो मेरा जीना मुश्किल कर देगी। तू चुपचाप बाहर जा। मम्मी, आप दादी से इतना क्यों डरती हो? वो कोई हिटलर है? नहीं, वो हिटलर से भी ज्यादा खतरनाक है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। सामने अपनी बुआ जी को देखकर अंकिता खुश हो जाती है, पर वो दंदनाती हुई अंदर आती है और कहती है, माँ, आज आपकी बहू आपकी पोती का लहंगा पसंद करवाने बाजार गई थी, खबर पक्की है। इन्होंने दोनों को दुकान के अंदर साथ जाते हुए देखा था। शगुन का काम है और ऐसे में विधवा को अपशगुन नहीं करना चाहिए। पहले हमारे भैया को खा गई और अब अपनी काली परछाई अपनी ही बेटी पर डाल रही है। मुझे ले जाती, मैं लहंगा पसंद करवा देती। अपनी बुआ की कड़वी बातें सुनकर अंकिता भी गुस्सा हो गई। क्या विधवा और विधवा लगा रखा है? मेरी माँ है वो, उनके बिना मैं कोई काम भी नहीं करूंगी। मेरी शादी का हर शगुन वही करेंगी, नहीं तो मैं शादी नहीं करूंगी। अंकिता पांव पटकते हुए अंदर चली गई। इधर मीना जी की हालत खराब हो गई। उन्हें जिस बात का डर था वो आखिर हो ही गया। दूर से ही सही, अंकिता के फूफा जी ने उन्हें देख ही लिया। अरे वो तो नादान है, बच्ची है, पर क्या तेरी अक्ल पर पत्थर पड़े थे जो तूने भी साथ जाने के लिए हाँ कर दी? विधवा माँ को बेटे बेटी के शगुन के काम में दूर ही रहना चाहिए, कल को कुछ हो गया तो। मीना जी का मन भर आता है, उनका गला रूंध जाता है, वो कुछ कह नहीं पाती है। आखिर बरसों से यही सब तो सुन रही थी। कोई विधवा माँ का दर्द नहीं समझ सकता है, आखिर वो उनकी अपनी बेटी है, वो तो उसे ढेरों आशीर्वाद ही देंगी। खैर वो सब भूलकर अंकिता की शादी में लग जाती है। उनके हिस्से बस रसोई का ही काम था। बेटी के लिए गहने और कपड़े खरीदने का जिम्मा बुआ जी ने ले लिया था। छोटा बेटा निरंजन भी ये सब देखकर निराश हो जाता था, पर मीना जी दोनों बच्चों को बहला देती थी क्योंकि वो अभी मजबूर थी। घर में सास ससुर की ही चलती थी। ससुर जी की किराने की बड़ी सी दुकान थी। निरंजन उसी दुकान पर बैठता था। निरंजन और अंकिता की परवरिश उसके सास ससुर ने ही की थी। ये सब जो ताने देते हैं कि अपने ही पति को खा गई, ये सारे ताने बेबुनियाद है, क्योंकि मीना जी के पति खुद बुरी संगत में थे। शराब पीना, जुआ खेलना उनकी आदत में था। माता पिता ने बड़ी सी जमी जमाई दुकान देखी और शादी कर दी, पर उन्हें राजीव की बुरी आदतों के बारे में पता नहीं था। मीना जी भी 2 बच्चों की मां बन गई थी। एक दिन नशे में डूबे हुए राजीव एक वाहन के नीचे आ गए
और दम तोड़ दिया। उसका सारा इल्जाम मीना जी पर लगा दिया गया। दोनों बच्चे छोटे थे, वो भी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, तो ससुराल में ही रही। सास और ननद के ताने सुने ताकि बच्चों की परवरिश हो सके। मायके के 2 शब्द सुनने से अच्छा है ससुराल के ताने सुन ले। ये सोचकर वो कभी मायके नहीं गई थी। सालों से घर संभाल रही थी। अब बड़ी बेटी अंकिता की शादी तय हो गई थी। उसी की तैयारियां चल रही थी। एक दिन सभी लोग आंगन में बैठकर चाय पी रहे थे। सबके कपड़े आ चुके थे। तभी अंकिता ने भी पूछा, मम्मी तुम मेरी शादी के लिए शॉपिंग नहीं करोगी? मीना जी ये सुनकर जैप गई। उनकी सास बोली, इसे किसके लिए सजना है? ये तो विधवा है, कुछ भी पहन लेगी, फिर इसे कौन से नेक चार करने हैं? ये सुनकर अंकिता चुप ना रह सकी। ये मेरी माँ है और मेरी ही शादी में कुछ ना खरीदेगी, वही पुराने फीके रंग की साड़ियां पहनेगी। विधवा है तो क्या हुआ, औरों की शादियों में तो आपने कुछ ना करने दिया, पर अब मेरी शादी है तो मेरी माँ भी अच्छी और नई साड़ियां पहनेंगी। दादी, आपको मुझे खुशी खुशी विदा करना है तो आपको मेरी बात माननी होगी। अंकिता ने जिद से 2 साड़ियां उन्हें दिला दी। जब बारात आई तो दूल्हे की आरती का समय आया तो अंकिता जिद पर अड़ गई। मेरे होने वाले जीवन साथी की आरती मेरी मम्मी ही करेंगी, तभी मैं शादी करूंगी। अंकिता ने सारे काम अपनी मम्मी से ही करवाई। वो विधवा है तो क्या हुआ, आखिर मेरी माँ है और कोई माँ अपने बच्चे का कभी बुरा नहीं चाहती है। जाते वक्त वो मीना जी से बोलती है, बेटियां तो माँ की परछाई होती है, माँ के सारे गुण उसमें आ जाते हैं। माँ, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा, पर मैं आप जितना बर्दाश्त नहीं करूंगी, ये मुझसे नहीं होगा। अंकिता की विदाई हो गई। आज मीना जी टूट चुकी थी। उसके लिए लड़ने वाली, उस विधवा माँ का दर्द समझने वाली बेटी अब ससुराल जा चुकी थी। जब उनकी सास ताने देती थी तो अंकिता उसके खिलाफ खड़ी हो जाती थी। जब रिश्तेदार मीना जी के पहनने, ओढ़ने और हंसने पर सवाल खड़ा करते थे तो अंकिता सबका मुंह बंद कर देती थी। अंकिता के बिना खुद को काफी असहाय महसूस कर रही थी। मीना जी की वो ही दिनचर्या शुरू हो जाती है। ससुर जी को दुकान पर टिफिन बनाकर देना, सास की देखभाल करना, खाना, बर्तन और घर संभालना। अब उनकी सास निरंजन की शादी के लिए कहती है। पोती को तो विदा कर दिया, अब बहू को लाना है। निरंजन के लिए देवकी को पसंद किया जाता है। देवकी भी पढ़ी लिखी और खुले विचारों की होती है। निरंजन और अंकिता दोनों मिलकर उसे घर के बड़ों के बारे में सब बता देते हैं। निरंजन की शादी में अंकिता भी तैयारी करने आ जाती है। मम्मी, भाभी के लिए कपड़े लेने हैं, आप भी चलो ना। मीना जी मना कर देती है। शगुन का काम है तो रहने दे, तेरी शादी में भी बड़ा बवाल मचा था, शांति से काम होने दे। तभी देवकी का फोन आता है। मम्मी जी, आप भी साथ में आइएगा, आप आओगे तभी मैं कपड़े पसंद करूंगी। यह सुनकर मीना जी की सांस का पारा चढ़ जाता है। आखिर तुम सबको क्या हो गया है? घर में बड़े बुजुर्गों की कोई इज्जत ही नहीं है, रीति रिवाज ही नहीं है। हमने कभी मीना को अच्छा खाना खाने और घर में रहने से मना किया है? विधवा बहू और उसके बच्चों को भी पाला है, और ये आजकल के बच्चे हमें ही बुरा बताकर हमारे खिलाफ जा रहे हैं। सब अपनी मर्जी चला रहे। पहले अंकिता थी और अब ये देवकी। अभी तो ये घर में आई भी नहीं है और अभी से अपनी ही चलाने लगी है। आखिर बेटी को तो बर्दाश्त कर लिया, पर ऐसी बहू को बर्दाश्त नहीं करूंगी। अपनी सास की बात सुनकर आज मीना जी बिफर गई। माँ जी, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, पर अब और नहीं। जो बहू अभी घर में आई नहीं, उसके लिए मैं इतना सब नहीं सुनूंगी। आखिर आप मुझे हर समय ताना क्यों देती रहती है? और अब मेरी होने वाली बहू को भी दे रही है। मेरी क्या गलती थी? संगत आपके बेटे की बुरी थी। आपने शादी के समय कुछ बताया नहीं। उनकी गलती की वजह से, ज्यादा शराब पीने की वजह से उनकी जान चली गई, और आप कहते हो मैं अपने ही पति को खा गई हूं। माँ जी, आप भी एक पत्नी हो। आपके साथ में सब होता तो आप भी बर्दाश्त कर लेती। ये तो भाग्य है। मेरे भाग्य में पति का सुख इतना ही लिखा हुआ था। विधवा हुई तो इसमें मेरी क्या गलती है? हर सुहागन अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है, अपने पति का भला चाहती है, फिर उसकी मौत के लिए उसे ही जिम्मेदार क्यों ठहराया जाता है?
एक तो मैं विधवा हूँ, उस पर माँ हूँ। अपने बच्चों के लिए मैंने सब कुछ सहन किया, आप सबके ताने सहे, अपनी इच्छाओं को मारा, बस रसोई में कैद होकर रह गई। आप कभी मुझे किसी पारिवारिक समारोह शादी में नहीं ले गए। क्या विधवा को जीने का कोई अधिकार नहीं है? नए कपड़े पहनने, अच्छा खाने, हंसने बोलने और बाहर घूमने फिरने का अधिकार नहीं है? अपनी ही बेटी की शादी में भला मैं क्या अपशगुन कर दूंगी? माँ सुहागन हो या विधवा हो, वो तो अपने बच्चों को सदा आशीर्वाद ही देती है। आपने मुझे और मेरे बच्चों को पाला है क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी थी। आपने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया है। आप गाजे बाजे से मुझे बहू बनाकर लाई थी। ये बच्चे आपके बेटे के ही है, मैं अपने मायके से नहीं लाई थी। अपनी विधवा माँ का दर्द उसकी बेटी ने समझना चाहा तो आपको बहुत बुरा लगा, और अब निरंजन और देवकी मेरा दर्द समझकर मुझे खुशी दे रही है तो आपको परेशानी है। विधवा हूं तो क्या हुआ, कोई खुशी पाने का मुझे हक नहीं है। घर के बड़े बुजुर्गों की मैंने बहुत इज्जत की, पर बड़े बुजुर्गों को समाज के साथ अपनी बहू की खुशियों का भी ध्यान रखना चाहिए। ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो जिसे बहू बनाकर लाए हैं उसके चेहरे पर सदा हंसी कायम रहे। आज मीना जी ने बरसों का गुबार निकाल दिया था। वो रोने लगी। अंकिता और निरंजन ने उसे सहारा दिया। सामने उनकी होने वाली बहू देवकी खड़ी थी। मम्मी जी, आपने आज अपने मन की बात कह दी। काश आप सालों पहले ये हिम्मत जुटा पाती, अपना दर्द सबसे बांट लेती, सबको कह देती। कोई बात नहीं, अब अंकिता दीदी तो अपने घर चली गई है, पर मैं अंकिता दीदी की जगह आपकी बेटी बनकर आ रही हूँ। मैं अपनी माँ का पूरा ध्यान रखूंगी। मेरी शादी की हर रस्म और रिवाज आपके हाथों से ही होंगे। कोई भी माँ अपने बच्चों के लिए कभी अपशगुनी नहीं होती है। आज मीना जी की सांस चुप थी। वो कुछ कह ना सकी क्योंकि उनकी विधवा बहू का दर्द उसके अपने बच्चे समझ चुके थे। निरंजन के सिर पर सहरा सजा। वो दूल्हा बनकर देवकी को ब्याह कर ले आया। जब देवकी घर की दहलीज पर खड़ी थी तो उसने जिद कर ली, मम्मी जी ही हम दोनों की आरती उतारेगी, तभी मैं अपने ससुराल में कदम रखूंगी। पर आज मीना जी जरा भी नहीं घबराई। अपने बेटे बहू की आरती उतारी और देवकी अंदर आ गई। मीना जी की सांस का चेहरा उतर गया। दोस्तों, विधवा माँ का दर्द उसके ससुराल वाले कभी नहीं समझ सकते हैं। उसके अपने बच्चे ही सहारा होते हैं, जिनकी वजह से वो पति के बिना भी अपना जीवन गुजार देती है।